हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम जो एसएससी सीजीएल का 13 सितंबर 2024 को मींस 13 सितंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो हमारी सीरीज़ है ये एसएससी सीजीएल का जो 2024 में अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका जीके का हर शिफ्ट का सॉल्यूशन दिया है हमने। तो जो क्लास आ रही हैं पर क्लास में एक शिफ्ट का जीके का सॉल्यूशन रहता है, तो वो सारी क्लासेस चैनल पर डली हुई हैं। आपने वो नहीं देखी हैं तो ये देख लें। ये जो हमारी क्लास है ये 19वीं या 18वीं क्लास होगी, ठीक है। तो आप उन क्लासेस को देख लें, आपका जो पीवाईक्यू का रिवीजन है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। और इसके बाद हम एसएससी सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, सीडीएस का जो यूपीएससी लेता है, स्टेट पीसीएस के सबके जो पीवाईक्यू हैं मैं करवाऊँगा। और जो हमारी जो क्लास होगी वो डेली क्लास होगी पीवाईक्यू की, ठीक है। जो भी बच्चे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीजीएल का मेंस दे रहे हैं इस बार, या 2025 का कोई एग्ज़ाम देंगे, तो उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक्चुअली ये सीरीज़ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी पीवाईक्यू की। देखो, जितना आप पीवाईक्यू का जो प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपका एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा होगा। ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और ये क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, मींस बाइलिंगुअल रहेगी। हिंदी वालों को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी अच्छे से होगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। जो और सीरीज़ हैं और क्लासेस हैं, पर डे एक क्लास आएगी पीवाईक्यू की। हर शिफ्ट में एक शिफ्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे ताकि आप शिफ्ट वाइज देख सकें। और अगर आपको लगेगा कि एक साथ डाल देता हूं तो मैं क्लब करके जो क्लासेस हैं उन्हें एक साथ डाल दूंगा। जिनके पास टाइम कम है वो फिर 1.2 या 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से मिलेगा और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी मिलेंगी आपको, काफ़ी रिवीजन हो जाएगा आपका। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फ्लावर। तो निम्नलिखित में से कौन फूल का घटक नहीं है। नॉट देखते ही आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है, ठीक है। क्वेश्चन को नॉट देख के, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है तो नॉट को भूल जाते हैं। नॉट पे तो थोड़ा सा अलर्ट होना है। तो आपको बताना है कौन इनमें से फ्लावर का पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। तो ये है स्पाइंस। स्पाइंस फ्लावर का पार्ट नहीं है। ये तीनों एंड्रोसियम, कोरोला और कैलिक्स ये पार्ट हैं फ्लावर के। तो हम देख लेते हैं एक बार फ्लावर के बारे में। तो देखो भाई, आपको मैं डायग्राम से थोड़ा सा हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे क्या है। देखिए, जो फ्लावर होता है वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। एक तो उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो पार्ट है ये है वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। और ये जो है ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब हम देख लेते हैं वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो होते हैं। देखो, सेपल्स जो होते हैं, ये रहे सेपल्स, जो हरी हरी पत्तियां हैं ऐसे फूल में जो होती हैं वो सेपल्स होते हैं। और रिसेप्टेकल्स क्या होते हैं, तो ये जो नीचे बना होता है बेस में ये रिसेप्टेकल होता है। और जो जो पीटल्स होते हैं, देखो ये पीटल्स हैं जो कलरफुल पत्तियां होती हैं फूल की। आपको ये ध्यान रखना है, तीनों चीज़ें ये आते हैं वेजिटेटिव पार्ट में। रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन से आते हैं, देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है स्टेमन होता है। जो फ्लावर में जो मेल के जो पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो होते हैं एंथर और फिलामेंट। देखो ये है एंथर ऐसे जो होता है और ये है फिलामेंट, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है फ्लावर में वो है स्टेमन और एंथर और फिलामेंट। तो अब देख लेते हैं हम जो पेस्टिल और कार्पेल। जो पेस्टिल या कार्पेल इसे बोलते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फूल में, फ्लावर में, ठीक है। तो ये स्टिग्मा होता है ऐसे, जो ये स्टिग्मा यहाँ पे है। स्टाइल जो ये नली सी होती है ये है। और ओवेरी ये रहा, फ्लावर में यहाँ पे ओवेरी होती है। तो ये है जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है वो। वॉल्स क्या होते हैं, तो वॉल्स में देखिए चार होते हैं ये। तो इसमें क्या है, पैटर्न होता है स्पाइरल और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जो फ्लावर के बेस पे होता है, ठीक है। ये फ्लावर का जो एक्सिस है, एक्सिस पर होता है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं और स्पाइरल होते हैं, ठीक है। पैटर्न ऑफ स्पाइरल। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कैलिक्स क्या है, मेड अप ऑफ सेपल्स। तो सेपल्स का जो ग्रुप होता है सबको कलेक्ट करके, तो सेपल्स को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और कोरोला क्या होता है,
इनसाइड द कैलिक्स मेड अप ऑफ पीटल्स, जो ये कलरफुल पत्तियां हैं इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। और स्टेमन क्या होता है, एंड्रोसियम, जो ये मेल फ्लावर में मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है। तो स्टेमन एंड्रोसियम आपको ध्यान रखना है, ये वाला, ये तो है कोरोला, ये है कैलिक्स, और ये वाला है स्टेमन। और कार्पेल क्या है, ये जो फीमेल के फ्लावर में जो फीमेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कार्पेल या गाइनोसियम, फीमेल प्रोडक्ट जो पार्ट है फ्लावर का। तो आपको आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आपको ये 2-3 बार पढ़ लेने हैं, डायग्राम इसलिए दे रखा है मैंने ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं और आपको याद रहें चीज़ें, क्योंकि दूसरे में नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में किसी दूसरे का पूछ लेगा कोई और नेम, तो आपको इसलिए मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज दी हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 19, कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये है आंसर इसका 3rd, बनारस में इसकी स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज की। तो हिंदू कॉलेज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो ये कॉलेज जो इसका ओरिजिनली नेम था वो था संस्कृत कॉलेज, और इसको एस्टेब्लिश किया था जोनाथन डंकन ने। और कौन थे गवर्नर जनरल उस टाइम पे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, और जोनाथन डंकन। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी एक शिफ्ट में पूछा हुआ है एसएससी का, अभी जो सीजीएल का जो दूसरी शिफ्ट हुई हैं उनमें पूछा हुआ है कि ये हिंदू कॉलेज किसने एस्टेब्लिश किया था। तो ये जोनाथन डंकन ने, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। और इसका पर्पज़ क्या था भाई इस वाले जो कॉलेज का एस्टेब्लिश करने का, तो प्रमोट द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट और हिंदू लॉज एंड फिलोसफी को पढ़ाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज़ द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंडिया का मैप के बारे में नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। तो हम मैप देखते हैं। देखो पहले तो मैप देखेंगे हम क्या है, ये हमारा प्यारा भारत। तो अब देखो ये कह रहा है कि पहले आपको ये देखना है कि मन्नार है कहाँ। तो मन्नार है, देखो ये श्रीलंका है और इंडिया के बीच में पड़ता है। ये है रामेश्वरम लास्ट जो धनुषकोटी होता है, यहाँ से कनेक्ट है। तो यहाँ पे है पाक स्ट्रेट बोलते हैं जिसे, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार इस वाली जगह पे। तो अब आपको इसकी लोकेशन देखनी है इस वाली जगह पे, ठीक है। तो ये है बिटवीन दी साउथ ईस्टर्न, देखो ये साउथ है इंडिया का और ये ईस्टर्न है, टिप ऑफ द इंडिया एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। तो ये वेस्टर्न कोस्ट है श्रीलंका का यहाँ पे, ठीक है। और ये है इंडिया का साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है, आपको पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन ध्यान रखनी है। यहाँ पे गल्फ ऑफ खम्बात है और यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए मैप के बारे में, मैपिंग सीरीज़ में ले आऊँगा, आपको सारी मैपिंग रटवा दूंगा मैं, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारी PYQ सीरीज़ है, इसलिए हम इतनी इन्फॉर्मेशन कर लेंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेंगे ताकि हमें चीज़ें याद रहें, काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। बेसिक टू एडवांस क्लास रहेगी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो क्लास हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन अ गोल्ड मेडल एट दी 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैम्पियनशिप हेल्ड इन बुदापेस्ट हंगरी। तो निम्नलिखित में से किसने बुदापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो कौन है ये जिन्होंने हंगरी में स्वर्ण पदक जीता बुदापेस्ट में, जो कि वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी 2021 में। तो ये थी प्रिया मलिक। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको थोड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के बारे में देखना है जिन्होंने अभी रिसेंटली, अभी देखो ये 2024 में पेपर हुआ है, 2021 का पूछ रखा है। तो 2 से 3 साल के क्वेश्चन पूछ रहा है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है जो जो मेन एरिया है। तो अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा ओलंपिक्स के बारे में भी। देखो इस बार जो ओलंपिक्स हुए हैं, देखिए ये पेरिस ओलंपिक थे 2024 में, मस्कट क्या था, फ्रेजिस का मैस्कट था। और समर ओलंपिक थे ये गेम्स 2024 में, और 24 जुलाई से 11 अगस्त तक रहे। और जो इसका ऑफिशियल मोटो था वो था गेम वाइड ओपन। और टॉप परफॉर्मर कौन रहा था, USA जिसने 40 गोल्ड जीते हैं, और चाइना सेकंड पोजीशन पे 40 गोल्ड चाइना ने जीते थे, बस इसके मेडल कम थे USA से।
तो जो थर्ड पोजीशन पे रहे हैं वो है जापान, थर्ड पे रहा है। और इंडिया का जो प्लेस है वो 70th पोजीशन है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं इंडिया के। जो पहला ओलंपिक हुआ था वो एथेंस ग्रीस में हुआ था 1896 में, 1896 में पहला जो ओलंपिक हुआ था एथेंस ग्रीस में हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है भाई, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, आपको ये याद रखना है, ये पूछ रहा है एसएससी का फोकस है इस पे, मस्कट पे। तो प्राइजेस इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा आप देख लेना अपने हिसाब से, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। संगीत कला आचार्य अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर सिंस 1993। तो ये जो संगीत कला आचार्य अवार्ड है, पुरस्कार है 1993 से 1993 से हर साल किस संगठन द्वारा दिया जाता है। तो भाई देखो हिंदी वालों, ये इतनी इंग्लिश ना थोड़ी सी आपको, इतना तो नाम वगैरह आप आराम से पढ़ सकते हैं, इतनी इंग्लिश मेरे हिसाब से आनी भी चाहिए आपको थोड़ी सी। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी वर्ड में। तो ये जो संगीत कला आचार्य पुरस्कार 1993 जो हर साल किस संगठन द्वारा दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन है मद्रास म्यूजिक अकेडमी। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू सोर्स फॉर द गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का एक उदाहरण है। तो देखिए, सरकार टैक्स लगाती है किस पे, पर्सनल इनकम पे भी लगाती है, कॉर्पोरेट पे भी लगाती है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और वैल्यू एडिड भी टैक्स है। तो कौन सी इनकम है जो टैक्स के बिना आती है गवर्नमेंट के पास, नॉन टैक्स रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की कमाई किससे होती है बिना टैक्स लगाए, तो ये फीस और फाइन से भी होती है गवर्नमेंट की कमाई। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना, टैक्स के अलावा फीस और फाइन्स भी लगाती है ना गवर्नमेंट। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की इनकम है फ्रॉम अदर सोर्सेज आउटसाइड द टैक्सेशन, टैक्सेशन के अलावा भी दूसरे सोर्सेज हैं जहाँ जहाँ से गवर्नमेंट की इनकम आती है, तो वो उसमें है देखो, फीस है, चार्जेस हैं और फाइन्स हैं जो लगाते हैं, पेनल्टीज़ हैं, और इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एसओईज एंड अदर रिवेन्यूज़ फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज से जो रिवेन्यू होता है। ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है। देखो, वैल्यू एडिड टैक्स में क्या होता है कि जो जिस भी प्लेस पर गुड्स और सर्विस जाता है वहाँ पे उसमें कुछ प्रोडक्शन के जिस स्टेज पर जाता है तो उसमें कुछ टैक्स ऐड हो जाता है। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम है, एम्स टू टैक्स द ट्रू वैल्यू एडिड टू goods and services at each stage of production and distribution. Tax is collected from businesses at every stage where value is added to the products and services. जब किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज में कोई भी वैल्यू ऐड होती है तो उस स्टेज पे टैक्स लगाया जाता है। मींस हर स्टेज पे टैक्स लगेगा अगर उसमें कुछ चीज़ भी ऐड हो रही है प्रोडक्शन में, उसके प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये होता है वैल्यू एडिड टैक्स। तो ये तीनों टैक्स हैं जो गवर्नमेंट लगाती है, तो इनसे जो मनी आती है वो टैक्स रिवेन्यू है, और जो फाइन और फीस से आती है वो नॉन टैक्स रिवेन्यू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड सुलोचना चवन वॉज अ फेमस सिंगर। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध गायिका थी। इसकी तो आपको बताना है, तो लावानी। तो ये जो लावानी डांस है ये है महाराष्ट्र का, और जो गिद्धा है ये है पंजाब का, और झुमेर जो है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का, और घूमर जो है ये है राजस्थान का। पूछे हुए क्वेश्चन है PYQ में, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज़ यूज टू क्योर कोल्ड एंड कफ। तो निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो वो है तुलसी। ठीक है, चाय में आप पीते होंगे जब आपको जुकाम खांसी कुछ होता है तो घर में कभी देखा होगा आपने, तो चाय तुलसी की होती है, अदरक डालते हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, तो तुलसी है जो क्योर करती है कोल्ड और कफ को। तो नेक्स्ट को अपना, और ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब जो बबूल है वो थॉर्नी फॉरेस्ट का ट्री है,
टेम्परेचर इज़ हाई एंड ह्यूमिडिटी इज़ वेरी लो। तो जो थॉर्नी की सिचुएशन है, डिज़र्ट की सिचुएशन, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है। तो बबूल थॉर्नी फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। जामुन एवरग्रीन में होता है मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द colloquial term to describe the occurrence of pre-monsoon rain in India, especially in part of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu। तो भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्री मानसून बारिश की घटना का वर्णन करने के लिए बोलचाल का शब्द कौन सा है? तो प्री मानसून जो रेन होती है, तो साउथ वेस्ट में जो मानसून होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं मैंगो शॉवर। प्री मानसून रेनफॉल है ये, जो कि यहाँ पे होती है कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में होती है। अब हम दूसरे के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन सेकंड जो है काल बैसाखी, तो ये काल बैसाखी बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में प्री मानसून रेनफॉल है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्वेस्टर बोलते हैं असम, वेस्ट और बंगाल में नॉर्वेस्टर। और चेरी ब्लूसम जो सावर है, ये है कॉफ़ी सावर, इसे ये होता है कर्नाटका में। प्री मानसून रेन है ये। तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब तो ये पूछ लिया, लेकिन नेक्स्ट में कुछ और पूछ सकता है। काल बैसाखी पूछ सकता है, नॉर्वेस्टर पूछ सकता है और चेरी ब्लूसम भी, या फिर कॉफ़ी सावर भी पूछ सकता है। तो ये होता है कर्नाटक में, नॉर्वेस्टर असम, वेस्ट बंगाल, और काल बैसाखी इधर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में। ध्यान रखनी है आपको ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। द नेम पियादसी इज एसोसिएटेड विद whom among the following Mauryan kings। तो पियादसी नाम निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपने देखा होगा कि अशोक की जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख, और जो पिलर लेक्स हैं, इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शंस और रॉक इंस्क्रिप्शंस, वहाँ पे किसी किसी पे उनका नाम लिखा है। तो उन्होंने नाम क्या लिखा है? पियादसी देव नाम, पियादसी देव नाम, पियादसी, पियादसी। तो इसका मतलब क्या है? बिलव्ड ऑफ गॉड। तो ये अशोका ने लिखा था। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। मौर्यन डायनेस्टी जो थी, उसका टाइम पीरियड है 321 से लेके और 185 बीसी तक। और जो कलिंगा वार हुआ था अशोका के टाइम में, वो 261 बीसी में हुआ था। अशोका के इंस्क्रिप्शंस देखिए जो लिखे हुए हैं, वो प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है। क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, देवनाम प्रियादसी, इसका मतलब है बिलव्ड ऑफ गॉड। तो जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे उन पे लिखवाया था अशोका ने। और अशोकन पिल्लर, देखिए जो अशोकन पिल्लर हैं वो कहाँ से मिले हैं? सारनाथ, लॉयन कैपिटल यूपी में है, और लौर्य नंदनगढ़ ये है बिहार में, रामपुरवा बुल कैपिटल है, और प्रयाग प्रस्ती इलाहाबाद में। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ये आपको याद रखने हैं। अशोकन पिल्लर्स सारनाथ का में क्या मिला है? लौर्य नंदनगढ़ में, लौर्य नंदनगढ़ बिहार में है, और रामपुरवा कई बार ना निकलता नहीं है ऐसे ना, वो हो जाता है, जो प्रोनाउंसिएशन होती है निकलती नहीं है कई बार, तो अटक जाता है, जीप पे आता है लेकिन वो आता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है। तो ये लौर्य नंदनगढ़ है जो ये बिहार में है, रामपुरवा ये बुल कैपिटल है यहाँ पे, और प्रयागप्रस्ती इलाहाबाद में। तो आपको ये बिल्कुल रट लेना है, ये तो आता ही है ये क्वेश्चन। और देखिए इस अशोका के टाइम में क्या हुआ था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्रा में 250 बीसी में ड्यूरिंग दी अशोका, और इसको जो प्रेसाइडेड बाई मोगलीपुत्ता टीशा ने, जो ये हुई थी काउंसिल, इसको हेड किसने किया था? मोगलीपुत्ता टीशा ने, और अशोका के टाइम में हुई थी ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? तो जब बुद्धा की डेथ हुई थी, तो उसी के जस्ट बाद हुई थी राजगिरा में 483 बीसी में, अजातशत्रु राजा था। और सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये वैशाली में हुई थी 383 बीसी में, और राजा कौन था? कालाशोका के टाइम में हुई थी। और फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कुंडलवन में हुई थी 72 एडी में, कनिष्का के टाइम में। तो मैंने आपको चारों बुद्धिस्ट काउंसिल बता दी हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं बहुत अच्छे से।
ठीक है, और ये देखो जो थे चंद्रगुप्त, जो ये मौर्यन डायनेस्टी थी, इसमें जो पहले राजा थे चंद्रगुप्त, इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसार, फिर आए थे अशोक, क्रोनोलॉजी याद रखनी है, और लास्ट में आए थे बृहद्रथ। तो पहले ये आए थे, फिर सेकंड पे ये थे, फिर थर्ड पे अशोका, और फोर्थ पे ये लास्ट वाले बृहद्रथ लास्ट वाले किंग थे मौर्यन डायनेस्टी के। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन उड़ीसा इज डेडिकेटेड टू विच डीटी। तो उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। तो ये जो डेडिकेटेड है लॉर्ड जगन्नाथ को और उनकी सिस्टर गॉडेस सुभद्रा एंड हिज एल्डर ब्रदर बलभद्रा। यात्रा निकलती है एवरी ईयर पूरी उड़ीसा में। तो रथ यात्रा इस कार फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। जो टेम्पल है, ये जो जगन्नाथ का टेम्पल है उड़ीसा पूरी उड़ीसा में, तो ये किंग अनंत वर्मन ने बनवाया था। और ये किस डायनेस्टी के थे? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है काफ़ी एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू दी राज्यसभा। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जी हैं वो कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं? तो वो हैं 12। ठीक है, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये जो प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, ये लेजिस्लेटिव पावर है उनकी। और किन को अपॉइंट करते हैं? जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है किस फील्ड में? आर्ट में, कला में, लिटरेचर में, साहित्य में, और साइंस विज्ञान में, और सोशल सर्विसेज सामाजिक सेवा में। तो ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर। अभी देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जो राज्यसभा है उसकी जो करंट स्ट्रेंथ है 245 है, लेकिन वैसे स्ट्रेंथ कितनी है? 250। अभी करंट 245 है, जिनमें से 233 जो हैं वो स्टेट और जो यूटीज़ हैं वहाँ से इलेक्ट होके आए हैं, और जो 12 मेंबर हैं उनको राष्ट्रपति जी ने नॉमिनेट किया है। तो आपको स्ट्रेंथ याद होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। तो निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी 1980 में, 1980 में, तो उसका सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन को देखिए भाई, आप पहले पढ़िए बहुत अच्छे से। जिसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी होती है ना, वो क्वेश्चन उतना ईजी होता है, आपको उससे डरना नहीं है। देखो हमें जनरल स्टेटमेंट देखनी है। देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट, हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है भाई, ये तो करेगी। जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करेगी, तो उनमें कुछ ना कुछ तो उससे दे रखा होगा सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसमें। ठीक है, ये हम सही मान लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हायर प्राइसेस एंड बैड क्वालिटी। ठीक है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रही है। ठीक है, जो कंज्यूमर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़। बिल्कुल सही बात है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें प्रमोट करेंगे, क्योंकि जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है वो ग्रो हो। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अलाउइंग द मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नहीं भाई, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हमें ग्रो करना है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों अलाउ करेंगे पॉलिसी में? तो यही हमें थोड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट लग रही है। ठीक है, थोड़ी एक्सट्रीम लग रही है, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। बाकी 3 बिल्कुल सही हैं, तो फोर्थ नॉट पूछा है इन्होंने, तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ऐसे आपको निकालना है, अगर आपको ऐसे पॉलिसी आप भाई कहाँ तक रटोगे आप? तो ये आपको जनरल स्टेटमेंट देखनी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट देखनी है। हाँ, ये हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, तो हाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हायर प्राइसेस बैड क्वालिटी, ये भी हो सकता है। प्रमोशन ऑफ टैक्स ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, बिल्कुल। लेकिन मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाँ ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, नेगेटिव सेंस दे रहा है ये,
क्योंकि भाई हमें डोमेस्टिक सेक्टर को वहाँ पे थोड़ा ग्रो कराना था ना, तो हम मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते ना अलाउ। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है फिर भी आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। इन विच, और बड़ी स्टेटमेंट से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, उतना इजी क्वेश्चन होगा जितना बड़ी स्टेटमेंट होगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो कब होस्ट करेगा इंडिया वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो ये 2026 में इंडिया, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, होस्ट करेगा बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, ग्रीनार्ड रिएजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज, ग्रीनार्ड अभिकर्मक को किस रूप में दर्शाया गया है। तो आपको बताना है इनमें से जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है कौन सी इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट कर रही है ग्रीनार्ड रिएजेंट को। तो ये है CH3MgCl, CH3MgCl, तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये रिप्रेजेंट करती है ग्रीनार्ड रिएजेंट को। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रीनार्ड रिएजेंट। GR का मतलब है ग्रीनार्ड रिएजेंट इज़ एन ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है, ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है दैट इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होता है टू क्रिएट न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, नए कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, तो आप देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो C6H5, C6H5Mg Br। तो नेक्स्ट वाले एग्जाम में आपसे ये पूछ लेगा, ये भी ग्रीनार्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है ये आर हाईली रिएक्टिव एंड आर यूजुअली सप्लाइड इन फ्लेमेबल सॉल्वेंट, तो ये हाईली रिएक्टिव है और यूजुअली सप्लाइड इन फ्लेमेबल सॉल्वेंट। और एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी, देखो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होता है ये, अल्कोहल सिंथेसिस में और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी यूज होता है ग्रीनार्ड रिएजेंट, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट ये तो ज़रूर इंपॉर्टेंट याद रखें इसको, और इसको रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ नॉट ग्रोन ड्यूरिंग द जायद सीजन इन इंडिया। नॉट पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है, भूल गए तो क्वेश्चन गलत। भारत में जायद के मौसम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं उगाई जाती। तो देखो ये भी जायद की है, ये भी जायद की है, ये भी जायद की है, तो राइस ही नहीं उगाई जाएगी, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। पहले आपको गलत को एलिमिनेट करना है तो राइट आंसर अपने आप ही आ जाता है। तो राइस कौन सी है, तो ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो मानसून आती है जब, अप्रैल मई में, मई जून में, मई जून के आसपास बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है ये। ठीक है भाई, अगर मई जून में बोई जाएगी, अक्टूबर के आसपास काटी जाएगी। तो राइस के अलावा और कौन कौन सी फसलें होती हैं जो खरीफ की होती हैं, तो ये होती हैं बाजरा, है ना, ज्वार, पीनट्स भी जो होते हैं ये खरीफ के हैं। अब होती हैं रबी की फसलें, तो रबी कब होती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। और इसमें रबी की फसलों में वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब है। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको। और जायद की फसलें 2-3 महीने में ही होती हैं, जो ककम्बर, खीरे वगैरह आते हैं, तरबूज वगैरह आते हैं, मस्क मेलन आता है, तो ये सारी जायद की फसलें हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। हु अमॉन्ग द प्लेयर्स ऑफ द मैच इन द सेमीफाइनल ऑफ द T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 महिला विश्व कप 2003 के सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, तो बताना है आपको कौन था। तो ये थी एशली गार्डनर, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। देख ले भाई, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप अपने रिव्यू ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में कि आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर कुछ और चेंज करना है, तो आप अपने रिव्यू ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मोस्ट वेलकम है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। देखो आप जितना शेयर करेंगे और लोगों को भी फ़ायदा होगा,
इस सीरीज़ का। और मैंने 36 के 36 सेट्स लिए हैं पूरे, और आप सोच सकते हैं 36 की इंटू 25, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मुझे, पूरा जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको करवाना है। ठीक है, तो आप इन लेक्चर्स की वैल्यू समझ सकते हैं PYQ में कितनी मेहनत लगी है इनमें। ठीक है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर आर्टिकल 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। तो देखो, ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है, तो देखो आर्टिकल 123 के अंडर तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो देखो, जो ऑर्डिनेंस इशू होता है, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ऑर्डिनेंस के बारे में, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो आपके काम की भी है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं आर्टिकल 123 के अंडर, जिसमें देखिए जब जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं वो सेशन में नहीं होते हैं तो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, या फिर एक हाउस जो सेशन में है एक हाउस नहीं है तब भी ऑर्डिनेंस वो कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। और जो ऑर्डिनेंस की शक्ति होती है, जितना जैसे पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है, एक्ट बनाती है, बन जाता है, वो उतनी ही शक्ति होती है ऑर्डिनेंस की भी, प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस होता है। और ऑर्डिनेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो मैक्सिमम हो सकता है 6 मंथ और या 6 वीक। देखो, अब प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बनाया, तो ऑर्डिनेंस के बाद जब मान लो दोनों हाउस आ गए पार्लियामेंट में, दोनों हाउस सेशन में आ गए, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, तो लोकसभा और राज्यसभा जैसे ही सेशन में आएंगे तो उसके 6 वीक बाद जब उनकी पहली मीटिंग होगी, उसके जस्ट 6 वीक बाद, वीक के अंदर उस लेजिस्लेशन को पार्लियामेंट को दोनों हाउस से पास करवाना होगा, तब वो एक्ट बनेगा। अगर नहीं करवाया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो 6 वीक में, 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के बाद वो लैप्स कर जाएगा जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बनाया था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, उसका मैक्सिमम टाइम 6 मंथ 6 वीक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी ऑर्डिनेंस का जो प्रेसिडेंट ने इशू किया है। ठीक है, तो राज्यसभा का देख लेते हैं। देखो, राज्यसभा आर्टिकल 18 में है, 80 में है, सॉरी 80 में है। आर्टिकल 80 राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो बताता है। तो राज्यसभा की स्ट्रेंथ 250 है, करंट स्ट्रेंथ 245 है। 233 जो है वो जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड हैं स्टेट से और यूटी से, और 12 मेंबर जो है कि वो नॉमिनेटेड करते हैं प्रेसिडेंट जी। और आर्टिकल 81 लोकसभा से रिलेटेड है, लोकसभा में सीट से तो 552 सीट्स हैं लोकसभा में, और जिसमें से 550 इलेक्टेड हैं और 2 एंग्लो इंडियन हैं, एंग्लो इंडियन वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट जी, प्रेसिडेंट। लेकिन एंग्लो इंडियन वाला अभी हटा दिया है वो प्रोविज़न, 104th अमेंडमेंट जो 2019 में हुआ था उसके थ्रू हटा दिया है ये एंग्लो इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आर्टिकल 79 पार्लियामेंट से डील करता है, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। 80 राज्यसभा से है, 81 लोकसभा से है और 79 पार्लियामेंट से। अब देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है आर्टिकल 169 में है, तो पार्लियामेंट कैन क्रिएट, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें क्या है कि आर्टिकल 69 में दे रखा है कि पार्लियामेंट क्रिएट और अबॉलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसी भी स्टेट की सिंपल मेजोरिटी के साथ। ठीक है, अब आर्टिकल 170 लेजिस्लेटिव से ही देखो, आर्टिकल 171 क्या कहता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी स्ट्रेंथ 1/3 जो उसके मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट में उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होनी चाहिए। इतना ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 71, 169, 80, 81 लोकसभा और 79 पार्लियामेंट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है आपको उस क्वेश्चन में, वो सारी को जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो PYQ में पूछी हुई है। मैं आपको सिर्फ उतना ही दूंगा जितना एग्ज़ाम के लिए हमारा काम का होगा। आपको ज्ञान ही नहीं बनना है, आप ज्ञान तो बाद में भी सिलेक्शन के बाद भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुकें। आप मेन काम है हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहना, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना जो एग्ज़ाम में आई हुई हैं या फिर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइन, तो गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे, तो ये कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। इससे पहले सिविल जो डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो चला था 1930 में, मार्च अप्रैल में। तो ये जो साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। इसमें क्या है, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया था जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चलाया था, जिसे साल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं। साल्ट मार्च था वो अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल में सॉरी। तो इसको वापस ले लिया था और इन्होंने एग्री हो गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद क्या था कि पूना एक्ट आया था 1932 में, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। ये भी ध्यान रखनी है, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है आप, और जो ये इसी टाइम में फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें आईएनसी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स एंड लेबरर ऑन 26 अगस्त 2021। तो 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो ये आपको बतानी है। 3 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया है, बट इसे हम कर सकते हैं। देखो श्रमिकों के बारे में बात हो रही है ना, तो इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। देखो अगर आपको नहीं पता है ना, फिर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, तो श्रम पोर्टल है। श्रम पोर्टल थोड़ा सा लग रहा है हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स से रिलेटेड, लेबरर से रिलेटेड। इसमें क्या है, पीएम मेंटरिंग युवा स्कीम, तो युवा से रिलेटेड हो सकती है। दक्ष, हाँ ये थोड़ी सा कन्फ्यूजन इसमें और इसमें आ सकता है आपको। उजाला स्कीम, और इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन ई श्रम और इसमें थोड़ा सा आएगा, लेकिन ये ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो यही इसका आंसर है। देखो अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है। ये ई श्रम पोर्टल, ये इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जो ये है ई श्रम पोर्टल, इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या था, देखो भाई ई श्रम पोर्टल पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद एक कार्ड मिलेगा, श्रम कार्ड, जिसमें 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा वर्कर्स के लिए, लेबरर्स के लिए। और इसमें क्या है, देखो इंश्योरेंस में क्या होगा कि अगर कोई मान लो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। अगर पार्शियली उसमें थोड़ी बहुत लग जाती है किसी को, तो उसमें 1 लाख तक का प्रोविज़न है आपको मिलेगा, जो सेक्टर के वर्कर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स उन्हें। ठीक है, तो इस ई श्रम पोर्टल का यही मोटो था, एम था। तो नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्शन है, ये है पीएम मेंटरिंग युवा स्कीम। तो इसमें क्या था कि मेंटरशिप प्रोग्राम है यंग ऑथर्स के लिए, ऑथर्स से रिलेटेड है जो 30 साल तक के हैं, और इसका एम है टू प्रमोट रीडिंग एंड राइटिंग एंड प्रोजेक्ट इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर ग्लोबली। तो अगर पीएम मेंटरिंग युवा स्कीम कहा जाए तो ये ऑथर्स से रिलेटेड है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम है ऑथर्स के लिए और जिनकी एज 30 से कम है। पीएम दक्ष योजना में क्या है, पीएम दक्ष योजना में ऑब्जेक्टिव है एनहांस कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ द टारगेटेड ग्रुप, जो सक्षमता का लेवल है टारगेटेड ग्रुप में, जैसे SC ST OBC में मार्जिनलाइज जो पर्सनस हैं उनके लिए, टू मेक देम एम्प्लॉयबल बोथ इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट में उन्हें मोर कैपेबल बनाया जाए। और ये किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है ये। उसके बाद ग्राम उजाला, देखो स्कीम जो LED डिस्ट्रीब्यूशन है रूरल एरियाज़ में, तो 2021 में आई थी। यहाँ पे 10 रुपये में एक LED बल्ब दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी, तो ये LED बल्ब के लिए है। ठीक है भाई योजना, तो LED डिस्ट्रीब्यूशन है रूरल एरियाज़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ करंट। तो धारा की SI यूनिट क्या है, तो करंट को किस में नापते हैं, तो करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, रेजिस्टेंस को ओम में, रेजिस्टेंस को किस में करते हैं, ओम में, और डिस्टेंस की जो यूनिट है मीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
इसको वोल्ट में मेजर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नेम द कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ सोडियम इन योर ब्लड बिकम abnormally लो। तो एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताइए जो तब होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया। जब यहाँ पे सोडियम की परसेंटेज कम हो जाती है बॉडी में, ब्लड में, तो हाइपोनेट्रेमिया। और हाइपर नेट्रेमिया क्या होता है? जब सोडियम ज़्यादा हो जाता है, सोडियम का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो इसे बोलते हैं हाइपर नेट्रेमिया। और हाइपोकैलेमिया क्या है? जब पोटासियम जो है ब्लड में, पोटासियम का अमाउंट वो कम हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। और यहाँ पे हाइपरकैलेमिया का क्या मतलब है? जब पोटासियम का जो अमाउंट है पोटासियम का, वो बॉडी में हाई हो जाता है, तो हाइपरकैलेमिया हो जाती है। हाइपो मीन्स कम, ऐसे याद रखना है आपको, हाइपर ज़्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 23। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज ऑफ द नेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में बताया है। तो क्या कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में? तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रियम्बल है वो। ठीक है, मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सभी आते हैं, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। फोर्थ ऑप्शन नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नोबल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हैं। तो डीपीएसपी पार्ट 4 में है, आर्टिकल कितने से कितने के बीच में है? तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। तीन क्लासिफिकेशन, तीन लिस्ट में है, एक तो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, एक है गांधीयन प्रिंसिपल्स, और तीसरे कौन से हैं? लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, 36 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। और इसके बाद तुरंत जो डीपीएसपी है वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने, इंस्पायर्ड होके। ठीक है, और इसके बाद पार्ट 4A में आती हैं, पार्ट 4A डी फंडामेंटल ड्यूटीज़, और आर्टिकल 51A में। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब ऐड करी गई थी? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड करी गई थी। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, पार्ट 4 में है डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। तेरा ताली फोक डांस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो तेरा ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो तेरा ताली भाई राजस्थान से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब हम दूसरों के बारे में देख लेते हैं। देखो, असम में जो है वो सतरिया होता है, सतरिया डांस, ये रहा। हरियाणा में होता है फाग, खोड़िया और धमाल, लूर और गुग्गा। ये शादी के टाइम में होता है खोड़िया डांस हरियाणा में। ठीक है, और देखिए मध्य प्रदेश में होता है गिरिदा, मटकी, फूलपत्ती, तिरताली। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। और देखिए भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जितना आप देखो इस PYQ सीरीज़ का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप देखेंगे अगर जिसके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकता है, और आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है इस PYQ सीरीज़ में, एक्स्ट्रा सारी चीज़ें आपको ऐसे टिप्स पे रट जाएंगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप ना, क्वेश्चन नंबर 25। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज वकील अंडर द रेन ऑफ मुगल एम्परर अकबर हु रिसीव्ड द टाइटल ऑफ खाने खान। तो निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खाने खान की उपाधि मिली थी?
तो यहाँ पे भाई जो आपका आंसर है वो है बैरम खान। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो मिलिट्री जनरल था अकबर के टाइम में बैरम खान। मुल्ला दो प्याजा एडवाइज़र था और वज़ीर था। बीरबल पोइट था, वो ऐसे एडवाइज़र भी था। और राजा टोडरमल फाइनेंस हेड था, फाइनेंस मिनिस्टर की तरह था राजा टोडरमल। तो ये हमारे जो 25 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। 13 जो सितंबर 2024 को जो शिफ्ट हुई थी, थर्ड शिफ्ट, उसका ही सॉल्यूशन था, थर्ड शिफ्ट। ठीक है, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ जो बिल्कुल पेपर में आए हुए हैं। PYQ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका PYQ का, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आप अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको लेक्चर कैसा लगा और क्या चेंजेस करना चाहते हैं आप। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो पूछ सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और भाई देखो, इसका जितने अच्छे से आप उपयोग कर पाओगे ना इस सीरीज़ का, उतना आपको बेनिफिट देगी ये। ठीक है, इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। देखो उससे पहले अपना कोड देख लेते हैं। इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। बिल्कुल अपने माइंड को आपको पॉजिटिव रखना है, अपने माइंड को बिल्कुल भी नेगेटिव और नकारात्मक लोगों से दूर रखना है। आप ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लेंगे अगर आपने जो सोचा है, लेकिन बस आपके जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और आपका माइंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा आपका कितना टाइम वेस्ट हो गया है। तो चलिए हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो डेली एक लेक्चर आएगा PYQ का। पिछले 5 साल के PYQ कराऊंगा मैं, SSC, CGL, CHSL, MTS, CPO, CDS जो UPSC लेता है। ठीक है, सबके होंगे क्वेश्चंस, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और चलिए भाई, अपना ध्यान रखिए। गुड लक, जय हिंद, धन्यवाद।